की क्या प्रासंगिकता है, नेट जेआरएफ के स्टूडेंट को भारतीय तर्कशास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए, तर्क करना क्यों आना चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब आज मैं देने की कोशिश करूंगा इस पूरे क्लास के दौरान। तो आप लोग पूरे क्लास में रहिएगा, बीच में क्लास छोड़ेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आएगी। सिलेबस को देखिए आप लोग, मैंने आपको दो चीजें बताई थी, किसी भी परीक्षा को अगर क्रैक करना है तो दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। सिलेबस से हमें ये पता चलता है कि क्या पूछा जाएगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ये पता चलता है कि कैसे पूछा जाएगा, सवाल कैसे आएंगे। तो जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट जिसको युक्ति या तर्क दोनों रूप में जाना जाता है, कहीं कहीं युक्ति लिखा रहता है हिंदी में और कहीं कहीं तर्क भी लिखा रहता है। तो आर्गुमेंट क्या होता है, सामान्य जीवन में आप लोग कहते हैं कि तुम बहुत आर्गुमेंट करते हो, तो आर्गुमेंट करने का क्या मतलब होता है ये आपको समझना होगा। उसकी संरचना क्या होती है, आर्गुमेंट करने की संरचना क्या होती है, ये आपको ठीक तरीके से समझना होगा। आर्गुमेंट के रूप कौन कौन से होते हैं। इस क्लास में मैं युक्ति या तर्क की बजाय आर्ग्यूमेंट ही कहूंगा, मोस्टली इंग्लिश के ऐसे शब्द जिससे कंफ्यूजन कम पैदा होती है वो यूज करूंगा। साथ में मैंने हिंदी भी मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लॉजिकल रीजनिंग वाले यूनिट में मोस्टली इंग्लिश के टर्म्स ही पढ़िए, ताकि परीक्षा में कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि अनुवाद वो क्या कर देंगे परीक्षा में, एनटीए क्या अनुवाद करवा देगा ये कोई गारंटी नहीं है। एक ही शब्द के कई सारे हिंदी में लिखे जा सकते हैं, ये आप लोगों को पता ही है। अगर आप इंग्लिश वाला पढ़ते हैं तो जो रीजनिंग के 5 सवाल आएंगे, 5 में से 4 सवाल आपके होने की पॉसिबिलिटी होगी, 5 में 5 भी हो सकता है। और आर्ग्यूमेंट को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, इंडक्टिव और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को अच्छे से समझ लेंगे, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, फॉर्मेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर आप ये अच्छे से समझ लेंगे, तो जितने भी एसर्शन और रीजनिंग वाले सवाल आते हैं, जितने भी प्रीमाइसेस और रीजन वाले सवाल आते हैं, जो आधार वाक्य और निष्कर्ष कंक्लूजन वाले सवाल आते हैं, ना सिर्फ पेपर 1 में बल्कि पेपर 2 के भी बहुत सारे सवाल आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सिलेबस में आपको और क्या पढ़ना है, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, ठीक है। जो स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, मूड्स, मूड एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, यूज ऑफ लैंग्वेज, कोनोनेशन एंड डिकोनोनेशन ऑफ टर्म्स, क्लासिकल स्क्वायर ऑपोजिशन, ठीक है। तो आज की क्लास बेसिकली इंडियन लॉजिक पे होने वाली है। इंडियन लॉजिक को समझेंगे और उसको समझने के क्रम में जो जो चीजें आपको समझना जरूरी है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये मैंने कुछ नोट किया हुआ है ताकि आपको चीजें समझने में आसान हो, क्योंकि सारी चीजें माउस से लिख पाना ऑनलाइन क्लास में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इससे समझने में दिक्कत आती है। तो भारतीय तर्कशास्त्र, इंडियन लॉजिक, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी बताया है कि जब भी हम किसी टॉपिक को शुरू करते हैं तो बिल्कुल बेसिक से उसके बेसिक चीजों को समझते हैं, और बेस के द्वारा जब आगे बढ़ते हैं तो टॉपिक अच्छे से समझ में आता है। इस चीज की जरूरत जो फिलोसॉफी वाले टॉपिक होते हैं, इंडियन लॉजिक वाले टॉपिक होते हैं, उसमें ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप टर्म्स को अच्छे से समझ पाएंगे तभी क्वेश्चन कितना भी घुमा करके पूछेगा उसका जवाब दे पाएंगे। तो भारतीय तर्कशास्त्र, इंडियन लॉजिक, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक तो आपका भारतीय और दूसरा तर्कशास्त्र, ठीक है। तो भारतीय तर्कशास्त्र को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि तर्कशास्त्र होता क्या है। तो तर्कशास्त्र जो है वो सीमित अर्थों में, जो इंडियन लॉजिक की बात की जाती है, वो अक्षपाद गौतम के न्याय सूत्र से लिया जाता है, जिसको न्याय दर्शन कहते हैं, ठीक है। तो जो न्याय दर्शन है आपका, वो पढ़ना है आपको तर्कशास्त्र में। क्यों पढ़ना है, न्याय दर्शन किस लिए पढ़ना है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ये समझेंगे अभी आप लोग। तर्कशास्त्र की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो ज्ञान का सृजन करना है, उस उसको कैसे किया जाए, ज्ञान क्या है, मीन्स ऑफ नॉलेज क्या है, और क्या गलत है क्या सही है, इसका फैसला कैसे किया जाए। जो जीवन और जगत में चीजें उपस्थित हैं उनको कैसे समझा जाए, उनको समझने की प्रक्रिया क्या हो, तो इसके लिए तर्क की प्रक्रिया लेकर के आया गया, तर्क शास्त्र लेकर के आया गया पूरा का पूरा, जिसमें जो आपके द्वारा विभिन्न कार्यों को संपादित करने की जो क्षमता होती है उसकी जानकारी मिल सके, और दैनिक जीवन के अनुभवों से भली भांति जो आप परिचित होना चाहते हैं, जैसे सूर्य पूरब में ही क्यों निकलता है, ठीक है। इस तरह के कई सारे सवाल जीवन में कि अच्छा व्यक्ति कौन होता है, बुरा व्यक्ति कौन होता है, क्या सही है क्या गलत है,
इस चीज को जानना ही ज्ञान है। अपने जीवन के अनुभवों में जो आप चीजें सीखते हैं वो, और जो काम आप करते हैं उसके बारे में जो मूलभूत जानकारी आप इकट्ठा करते हैं, वो एक तरीके से ज्ञान है। तो भारतीय तर्कशास्त्र में जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, मोटे तौर पे 3 चीजें पढ़ना है। एक तो ज्ञान के साधन के रूप में भारतीय तर्कशास्त्र, दूसरा प्रमाण, और तीसरा अनुमान। ठीक है? सिलेबस में चीजें इसी सीक्वेंस में दी हुई हैं, लेकिन इन चीजों को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि ये चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। जब तक आप इन चीजों की तारतम्यता को नहीं समझेंगे, क्रम को नहीं समझेंगे, इस पूरे टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ये एक सामान्य सी दिक्कत है स्टूडेंट्स को, क्योंकि चीजें सीक्वेंस में नहीं है, बिखराव है इसमें। तो मैंने कोशिश किया है चीजों को सीक्वेंस में प्रेजेंट करने का। उम्मीद करता हूँ कि क्लास के बाद आप लोग इन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ज्ञान के साधक के रूप में सबसे पहली बात यही कि ज्ञान क्या होता है। तो ज्ञान क्या होता है, इसके बारे में भारतीय जो चिंतक थे, भारतीय चिंतकों ने 2 चीजें बताई हैं। विभिन्न कार्यों को जो संपादित करने की क्षमता होती है, उसके बारे में अगर आपको पता है तो आपको ज्ञान है। ठीक है? अब विभिन्न कार्यों को संपादित करने की क्षमता में क्या हुआ, टीचिंग हो गया, मेडिकल हो गया। ठीक है? जितने भी व्यवसाय हो गए, उन सबको कैसे संपादित किया जाता है, कोई कार्य कैसे किया जाता है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। दैनिक जीवन में जो चीजें आप सीख रहे हैं, जो चीजें आप देख रहे हैं, जो बाह्य जगत में चारों तरफ आपके घटित हो रहा है, वो चीजें कैसे घटित हो रहा है, धूप क्यों होता है, दिन और रात की प्रक्रिया कैसे होती है, कोई व्यक्ति सच बोल रहा है तो कैसे सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है तो क्यों झूठ बोल रहा है, इन सारी चीजों को पता करने के लिए अ, जो साधन अपनाए गए हैं वो तर्कशास्त्र है। ठीक है? इसलिए तर्कशास्त्र आपको पढ़ना है, क्योंकि एक स्टूडेंट के रूप में, एक रिसर्च स्कॉलर, एक टीचर के रूप में आपको या तो शोध के क्षेत्र में जाना है, या तो टीचिंग के क्षेत्र में जाना है। ठीक है? तो टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ते हुए हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो टीचिंग का काम है, स्टूडेंट को, लर्नर को क्या करना, सिखाना, न्यू फैक्ट्स के बारे में बताना, या नए ज्ञान के बारे में बताना। तो ज्ञान को बताने के साथ साथ ज्ञान के सृजन की क्या प्रक्रिया है, ज्ञान बनता कैसे है, इस चीज को जब हम जानने लगते हैं, इस चीज को जब जानने की कोशिश करते हैं, तो उस क्रम में हमें तर्कशास्त्र पे आना पड़ता है। अगर मोटे तौर पे कहें तो ज्ञान से तात्पर्य किसी वस्तु या विषय के बारे में यथार्थ जानकारी। यथार्थ का मतलब क्या होता है? ये यथार्थ से क्या समझते सच हैं आप? वास्तव जीवन में घटित सच्ची घटना। जीवन में घटित सच्ची घटना, जो चीज जैसी है उस रूप में उसको देखना, जैसी है वैसी देखना, वही यथार्थ है। ठीक है? जैसे आप वास्तविक जैसे है। भी हैं वो आपकी यथार्थवादी स्थिति है, आप जो होना चाहते हैं वो आपकी आदर्शवादी स्थिति है। तो जो हम हैं वो क्या है, हमारा आदर्श, हमारा यथार्थ है। और जो हम होना चाहते हैं वो हमारा आदर्श है। ठीक है? जैसे भारतीय सामाजिक स्थिति वर्तमान में जिस रूप में है, वो भारत का यथार्थ है। उसमें जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, जो भी चीजें हैं, वो हमारा यथार्थ है। और भारतीय समाज को जिस विकास की ओर हम लेके जाना चाहते हैं, जिस अर्थव्यवस्था की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं, वो हमारा यथार्थ है। ठीक है? तो ज्ञान का मतलब क्या होता है कि जो चीज जैसी है वैसी उसके बारे में जान लेना, अगर मोटे तौर पे कहें तो। वैसे ज्ञान की कोई सटीक परिभाषा देना ये कठिन काम है, कठिन काम है, लेकिन फिर भी सत्य की जो वास्तविकता तक आप जहां तक पहुंच पाते हैं, उसी को ज्ञान कहा जाता है। सत्य क्या है, वहां तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है। ठीक है? इस प्रक्रिया तक पहुंचने के लिए कुछ साधनों का उपयोग किया जाता है, कुछ साधनों का उपयोग किया जाता है। तर्क शास्त्र में आपको उन्हीं साधनों को पढ़ना है। पहला साधन तो यही है कि तर्क करना। ठीक है? तर्क के द्वारा ही आप जान सकते हैं कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, या क्या सत्य है, क्या असत्य है, उसके करीब आप पहुंच सकते हैं। तो इस आधार पे भारतीय चिंतकों ने ज्ञान के 2 प्रकार बताए हैं, और उसमें पहला यही है, प्रमा। प्रमा का मतलब रियल नॉलेज। रियल नॉलेज का मतलब कि किसी वस्तु को ठीक वैसे ही देखना, वैसे ही जानना, जैसे वो होती है, जैसा वो होती है। अप्रमा का मतलब अनरियल नॉलेज। अनरियल नॉलेज का मतलब कि एक मिथ्या की स्थिति में रहना, ये मान के चलना कि ये चीज ऐसी है, जबकि वो मूल रूप में वैसी होती नहीं है।
ठीक है। जैसे इसका एक सामान्य सा उदाहरण दिया जाए, अंधेरे में अगर आप रस्सी को देखते हैं और आपको लगता है कि वो सांप है, तो क्या वो सच में सांप है या रस्सी है? रस्सी है। रस्सी है। ठीक है। जब तक आपको ये लगता है कि वो रस्सी ही सांप है, तो आप किस स्थिति में है? आप भ्रम की स्थिति में है। ठीक है। और ये भ्रम जो है दरअसल एक अनरियल नॉलेज है, एक अयथार्थ ज्ञान है। आप यथार्थ के क्या है, करीब हैं कि यथार्थ से दूर है? यथार्थ से दूर है। ठीक है। जी यथार्थ। लेकिन जैसे ही आपको ये ज्ञान होता है कि ये जो रस्सी जैसी, ये जो सांप जैसी दिख रही है, दरअसल वो सांप नहीं रस्सी है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रस्सी थी आपने एज इट इज उसके बारे में आपको ज्ञान हो गया। तो कोई वस्तु जैसा है वैसा जब ज्ञान हो जाए तो उसे कहते हैं रियल नॉलेज। ठीक है। तो ये रियल नॉलेज और अनरियल नॉलेज कैसे डिफाइन किया जाए, ये तर्कशास्त्र का एक प्रमुख हिस्सा है। ये तर्कशास्त्र में इसी चीज को आपको जानना है। अब सबसे पहले आपको यही समझना है कि तर्कशास्त्र क्यों। तो पहला चीज आप जान गए कि ज्ञान, कौन सा ज्ञान यथार्थ है, कौन सा ज्ञान भ्रम वाली स्थिति में है। ठीक है। इसको जानने के लिए आपको तर्क के बारे में जानकारी होनी चाहिए। असत्य से सत्य तर्क को अलग करने या गलत और सही के बीच में फर्क करने के लिए जिन विधियों का उपयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तर्कशास्त्र कहते हैं। क्या गलत है और क्या सही है, उसके लिए आप जो मेथड्स अपनाते हैं, जिन मेथड्स का, जिन विधियों का उपयोग करते हैं, और उन विधियों को जब आप अध्ययन करते हैं तो उसे आप तर्कशास्त्र कहते हैं। तर्कशास्त्र एनटीए के सिलेबस में क्यों डाला गया है? आपको पता ही है कि पिछले एक एक दो सालों से इसको ऐड किया गया है, और इससे लगभग 3 सवाल आते हैं, लगभग 3 सवाल डायरेक्टली आते हैं। ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे विद्यार्थियों की जो तार्किक गुणवत्ता होती है, अर्थात तर्क करने की प्रक्रिया में सुधार, इसके अध्ययन के द्वारा किया जा सकता है। अगर आप तर्कशास्त्र का ठीक ठीक अध्ययन कर लेते हैं तो तर्क कैसे करते हैं, तर्क करने की प्रक्रिया जो आपकी अभी वर्तमान स्थिति है, और जब आप तर्क की पूरी संरचना, तर्क के प्रकार का अध्ययन कर लेंगे तो तर्क की करने की प्रक्रिया में गुणात्मक परिवर्तन आपको दिखाई देगा। आप समझ पाएंगे कि जो आर्ग्यूमेंट होता है उसकी संरचना कैसी होती है, और हमें किसी से बात करते समय या किसी कोई निष्कर्ष देते समय या किसी वस्तु का अवलोकन करते समय किस तरह से तर्क करना है। ठीक है। तो तर्क के विश्लेषण करने और अपने खुद के आर्गुमेंट को विकसित करने का अवसर मिलता है आपको तर्कशास्त्र के अध्ययन के द्वारा। तो सबसे पहले सामने वाला अगर आपको कोई तर्क दे रहा है तो आप ये समझ पाएंगे कि वो तर्क क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है, उसके तर्क का साइंटिफिक रीजन क्या है। दूसरा, तर्क करने की जो प्रक्रिया होती है वो एक दिन की प्रक्रिया होती नहीं है। तर्क करने की प्रक्रिया निरंतर अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है। ठीक है। अब जैसे जैसे बात करते हैं, विवाद करते हैं, बहस करते हैं, और जो आप सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उसको एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करते हैं, तो उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो आर्ग्यूमेंट करने की जो प्रक्रिया होती है वो एक दिन में नहीं आती है, वो विकसित करनी होती है, और उसके लिए सबसे पहले बुनियादी शर्त यही है कि आर्ग्यूमेंट होता क्या है उसके बारे में जानना। ठीक है। दो स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है लॉजिकल स्टेटमेंट या आर्गुमेंटेटिव स्टेटमेंट, और एक होता है जनरल स्टेटमेंट। तो तर्क वाक्य और समान वाक्य में क्या अंतर होता है ये आपको समझना चाहिए। सामान्य वाक्य क्या होता है? सामान्य वाक्य की अपेक्षा जो तर्क वाक्य होता है उसमें दावा किया जाता है। ठीक है। तर्क तर्क वाक्य वह है जिससे दावा किया जाता है या इनकार किया जा सकता है। ठीक है। एक तर्क वाक्य में या तो किसी चीज के फेवर में, पक्ष में आप दावा करेंगे, या तो किसी चीज के विरोध करेंगे। ठीक है। अर्थात प्रत्येक तर्क वाक्य या तो सत्य है या तो असत्य है। ये फाइंड करना है आपको कि सामने वाला जो तर्क वाक्य दे रहा है वो वैलिड है या इनवैलिड है, वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है। तर्क वाक्य हमेशा सरल रूप में हो ये जरूरी नहीं है, वो मिश्रित रूप में हो सकता है। एक ही चीज में कई सारी चीजों के बारे में बोला जा सकता है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसमें किन किन चीजों के बारे में बोला जा रहा है, और ये एक प्रक्रिया है समझने की। तर्क को पकड़ने से पहले, तर्क के बारे में जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि तर्क की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। एक
रिसर्च स्कॉलर के लिए, एक टीचर के लिए या एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो चिंतन करता है, जो तर्क करता है, तो तर्क करने की क्या प्रक्रिया है, तर्क क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं, ये आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। परीक्षा में इससे डायरेक्टली सवाल आए हुए हैं और ये आप समझ लेंगे तो उन सारे सवालों को करने की स्थिति में पाएंगे। मैंने आपको बताया कि आर्ग्यूमेंट को या तो तर्क लिखते हैं या तो युक्ति लिखते हैं। इस क्लास में हम लोग आर्गुमेंट का यूज करेंगे, जिसका मतलब दोनों ही है। अगर हिंदी में युक्ति लिखा है तब भी उसका मतलब क्या होगा, आर्ग्यूमेंट। तर्क लिखा है तब भी उसका मतलब होगा आर्ग्यूमेंट। ठीक है। अब सबसे पहले तर्क क्या है? तर्क वह प्रक्रिया है जिसमें दिए गए आधार वाक्य, जिसको प्रीमाइसेस कहते हैं, एक तर्क संगत व व्यवस्थित प्रक्रिया द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचाया जाता है। जिसमें एक बात कही जाती है, जो बेसिक बात होती है, उसको आधार वाक्य कहते हैं, और उस वाक्य के द्वारा एक प्रक्रिया फॉलो करते हैं जो कि तर्क संगत होती है और क्या होती है, सिस्टमैटिक होती है, और उसके द्वारा एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। ठीक है। तो तर्क वह प्रक्रिया है जिसमें एक आधार वाक्य होगा, एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया का यूज करके निष्कर्ष निकाला जाएगा। तो तर्क किसे कहेंगे? तो तर्क में आधार वाक्य और निष्कर्ष, दो इसके कीवर्ड्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब इसमें जो दो कीवर्ड्स हैं उनके कैसे डिफाइन करेंगे, वो क्या होते हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे आधार वाक्य, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। जैसे मैंने कहा कि सभी व्यक्ति ईमानदार हैं और राम एक व्यक्ति है। ठीक है। तो सभी व्यक्ति क्या है, ईमानदार हैं। राम क्या है, व्यक्ति है। तो इस आधार पे मैंने निष्कर्ष निकाला कि राम ईमानदार है। तो क्या, अब हम इसकी जांच करेंगे कि जो ये निष्कर्ष निकाला गया है वो इस पे आधारित है कि नहीं है। ठीक है। तो सभी व्यक्ति, अगर ये सभी मान लें और इसको व्यक्ति मान लें, ये क्या है, ईमानदार है। ठीक है। और राम एक व्यक्ति है, राम मतलब ये व्यक्ति वाला जो सर्किल है इसमें राम कहीं भी हो सकता है। तो अगर ये राम है, राम व्यक्ति है, तो चूंकि व्यक्ति ईमानदार भी है तो राम ईमानदार भी हो सकता है। ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। इसलिए सही हो गया क्योंकि जो आपने आधार वाक्य बोला है उसमें एक निश्चित प्रक्रिया का फॉलो किया गया है, और उस निश्चित प्रक्रिया के द्वारा जो निष्कर्ष निकल रहा है वो आपके आधार वाक्य की पुष्टि कर रहा है। ठीक है। तो ये हो गया लॉजिकल स्टेटमेंट, एक सिस्टमैटिक वे में आपने बोला। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं चीजों को अच्छे से, या कंफ्यूजन की स्थिति हो रही है? जी सर, क्लियर है। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आर्ग्यूमेंट की सर ये अभी संरचना कैसी पीडीएफ होती है, मिलेगा ना, हमें नोट करते जाएं। आप लोग समझ सकते हैं। मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आप लोगों को। हाँ ठीक है। ठीक है। अभी आप लोग समझने पे फोकस कीजिए, क्योंकि अ, आज लगभग कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीज़ों को समझने का हम लोग, इसलिए मैंने नोट्स बना दिया ताकि लिखना ना पड़े, क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो आर्गुमेंट क्या है ये समझने के बाद आप लोग को ये समझना होगा कि इसकी संरचना कैसी होती है। आर्गुमेंट की संरचना बनता कैसे है ये। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या होता है, आधार वाक्य होता है। तीन चीजों से मिलकर के बनता है आर्गुमेंट। पहला आधार वाक्य। आधार वाक्य का मतलब क्या होता है कि सत्य के रूप में सामने रखा जाता है, उसको सत्य मान के चला जाता है। लेकिन सिद्ध हो ये जरूरी नहीं है, सिद्ध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसको हम क्या मान के चलते हैं, सत्य मान के चलते हैं। जैसे सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं, एक वाक्य बोला गया ये। अब कोई कहे कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सभी व्यक्ति ईमानदार हो। आपको ये नहीं देखना, कॉमन सेंस नहीं लगाना है। आपको ये देखना है कि जो स्टेटमेंट में कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है, और आप उसको सत्य मान के चलेंगे। लॉजिकल रीजनिंग वाले सवाल कई लोग के इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि वो लोग कॉमन सेंस लगा देते हैं उसमें। आप लोगों को कॉमन सेंस नहीं लगाना है। जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो आधार वाक्य दिया गया है, उसको सत्य मान करके चलना है कि ये सत्य है, और उसके आधार पे जो निष्कर्ष दिया गया है उसकी जांच करनी है कि वो ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा है। ठीक है। निष्कर्ष क्या होता है? एक ऐसी तथ्यपरक विवेचना होती है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन या तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करके विचारों के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे ऊपर दो स्टेटमेंट कहे गए और उस पे चिंतन करके एक स्टेटमेंट कहा गया निष्कर्ष के रूप में कि अतः हम कह सकते हैं कि राम ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है। तो ये जो आपने विचार व्यक्त किया वो किस पे किया, आधार वाक्य के आधार पे किया, और उसको करने के पीछे आपने क्या किया, एक फैक्चुअल एनालिसिस किया है, कल्पना के आधार पे नहीं किया है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आर्ग्यूमेंट होगा आधार वाक्य के बेस पे होगा, और
उसकी एक प्रक्रिया होगी, निश्चित प्रक्रिया होगी जिसको वो फॉलो करता है। अब इसमें एक तीसरा टर्म आता है जिसको बोलते हैं इन्फरेंस, अनुमान की अवस्था। अनुमान क्या होता है? अनुमान आपके सिलेबस में है, अनुमान को हम लोग डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उसकी बेसिक चीजों को समझिए कि अनुमान होता क्या है। जो आधार वाक्य में चीजें कही जाती हैं, जो तथ्य कहे जाते हैं और जो निष्कर्ष निकाला जाता है, तो आधार वाक्य और निष्कर्ष को जोड़ने की कड़ी क्या है? अनुमान है। आधार वाक्य में जो बात कही गई है और जो निष्कर्ष में आ रहा है आपके, तो उन दोनों को जोड़ने की कड़ी क्या है? अनुमान हो। जैसे अगर एक स्टेटमेंट कहा जाए कि रात को भोजन करने के पश्चात व्यक्ति को थोड़ी सैर करनी चाहिए, ठीक है, तो इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? इससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि रात को भोजन करने के पश्चात सैर करना भोजन के लिए लाभदायक है। अनुमान की विशेषता ये होती है कि अनुमान गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए इसको अनुमान कहते हैं। आपने एक वैज्ञानिक वे में अनुमान लगाया कि व्यक्ति अगर रात में सैर कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि भोजन करने के बाद रात रात को भोजन करने के बाद व्यक्ति सो जाता है, लेकिन जब वो सो जाएगा तो क्या भोजन को पचने के लिए पर्याप्त रूप से समय मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि सोने के बाद आपकी जो पाचन क्रिया है सुस्त हो जाती है, स्लो हो जाती है। लेकिन जब आप वॉक करते हैं तो वॉक करने के दौरान आपके भोजन को पचने की प्रक्रिया मिल जाती है। तो इस आधार पे ये कुछ तार्किक चीजों के आधार पे अनुमान लगाया गया है, तो ये अनुमान ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट को समझने के बाद टाइप ऑफ आर्गुमेंट, तर्क या युक्ति के प्रकार कितने होते हैं ये जानना जरूरी होता है। तो मोटे तौर पे दो प्रकार होते हैं जो आपके सिलेबस में है, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, ठीक है, इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। मोटे तौर पे दो प्रकार होते हैं जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। एक तीसरे प्रकार का भी होता है एबडक्टिव आर्ग्यूमेंट, जो इसमें दिया हुआ है, वो बस आपको जानना है, उसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। डिटेल में आपको दो ही चीज़ को पढ़ना है, एक तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जिसको हिंदी में निगमनात्मक तर्क कहते हैं। क्लास में हम लोग डिडक्टिव और इंडक्टिव शब्द का यूज करेंगे, हिंदी लिखा हुआ है तो जिसको हिंदी में जानना होगा वो रेफर कर लेगा वहाँ से। आप लोग अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन कम क्रिएट होगा, दोनों में पढ़ेंगे तो परीक्षा में कंफ्यूज हो जाएंगे निगमनात्मक और आगमनात्मक में, ठीक है। तो जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड के रूप में ही पढ़ें। तो ये हो गया आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को समझने के बाद अब जो आर्गुमेंट के प्रकार हैं, डिडक्टिव आर्गुमेंट कैसे किया जाता है, इंडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है, इस पे हम लोग डिटेल में समझेंगे। इससे परीक्षा में सवाल आते हैं, और न सिर्फ पेपर 1 में बल्कि पेपर 2 में भी इससे सवाल आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते हुए हमने डिडक्टिव टीचिंग, इंडक्टिव टीचिंग, डिडक्टिव रिसर्च, इंडक्टिव रिसर्च की बात किया था और इसके बारे में चर्चा भी किया था। भारतीय तर्कशास्त्र को पढ़ने से पहले इन सारी चीजों को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि भारतीय तर्कशास्त्र के को पढ़ते हुए न्याय दर्शन, उसमें जब हम प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और उनके प्रकारों की विवेचना शुरू करेंगे, चर्चा शुरू करेंगे, तो उसमें ये सारे मेथड्स अगर आपको नहीं पता है तो आप सिर्फ सुनेंगे, समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सुनना और समझना, जब तक आप किसी चीज को अच्छे से सुनेंगे नहीं तब तक आप क्या उसको समझ नहीं पाएंगे। और समझने के बाद अगला लेवल होता है चिंतन करना। चिंतन करने का मतलब कि जब तक आप चीजों को समझ अच्छे से समझेंगे नहीं, चिंतन नहीं कर पाएंगे। अच्छे से समझने का मतलब कि उसकी हर एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे हैं। जब उस चीज की बात की जा रही है तो आप समझ पा रहे हैं कि इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या होता है, तभी आप उस पूरी थ्योरी को समझ पाएंगे, ठीक है। डिडक्टिव आर्गुमेंट या निगमनात्मक युक्ति या तर्क, ये क्या होता है? निगमन होना, डिडक्ट होना। डिडक्ट होने का मतलब क्या लग रहा है कि घट जाना या कट जाना, निकलना किसी चीज से। तो डिडक्शन जैसे अकाउंट से पैसा क्या होता है? डिडक्ट होता है, निकलना। तो ये कहाँ से निकल रहा है? सिद्धांत से निकल रहा है, प्रिंसिपल से निकल रहा है। जब कोई आर्गुमेंट यह दावा करता है कि इसका आधार वाक्य सही है तो निष्कर्ष भी सही होगा, आधार वाक्य जब सही होगा तो निष्कर्ष भी सही होगा, तब ये दावा सही है कि गलत है, ये इस आधार पर तय होगा कि आर्गुमेंट वैध होगा
या इनवैलिड होगा। ठीक है। डिडक्टिव आर्गुमेंट का मतलब ये होता है कि जब सिद्धांत से कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है। सिद्धांत से जब कोई निष्कर्ष निकालेंगे तो जो चीज पहले से ही सिद्धांतबद्ध है उसमें से जो निष्कर्ष निकाला गया है उस निष्कर्ष की पुष्टि उन सिद्धांतों के आधार पर की जा सकती है। ठीक है। अगर निष्कर्ष सिद्धांतों की पुष्टि करते हैं तो बोलेंगे कि वैलिड आर्गुमेंट है। ठीक है। अगर निष्कर्ष या तर्क सिद्धांतों की पुष्टि नहीं करते हैं तो उसे हम बोलेंगे इनवैलिड आर्गुमेंट है। ठीक है। इसलिए इस रीजनिंग को, डिडक्टिव आर्गुमेंट को वैलिड या इनवैलिड शब्दों के द्वारा ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्यों किया जाता है? क्योंकि तर्क की इस प्रक्रिया में एक या अधिक ज्ञात सामान्य कथनों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। ठीक है। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे इसमें ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं। मैंने आपको कहा कि क्या रिसर्च एप्टीट्यूड में आप लोग अगस्त काम्टे को याद कर पाएंगे, जो अनुभववाद, प्रत्यक्षवाद जिन्होंने दिया था। और उसमें क्या था कि जो आपके जीवन के अनुभव होते हैं उन अनुभवों के आधार पर ही सिद्धांत बनाया जाता है। ठीक है। इस रीजनिंग में जो सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों के आधार पर निष्कर्षों की पुष्टि की जाती है। तो सिद्धांत क्या हुआ? अगर किसी चीज के बारे में कोई सिद्धांत दिया गया है तो वो ज्ञात हुआ, और उसके आधार पर अगर आप कोई निष्कर्ष दे रहे हैं तो वो निष्कर्ष क्या है? अज्ञात है, जब तक कि वो सिद्धांत की पुष्टि नहीं कर देता है। ठीक है। तो इसमें स्वीकृत सत्यों का उपयोग यह साबित करने के लिए किया जाता है कि निष्कर्ष सही है कि नहीं सही है। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो निष्कर्ष दिए जा रहे हैं वो निष्कर्ष जो आधार वाक्य हैं उसकी पुष्टि करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है। इस आधार पर इस आर्गुमेंट को दो भागों में किया जाता है, एक जिसको बोलते हैं वैलिड आर्गुमेंट और दूसरा होता है इनवैलिड आर्गुमेंट। जब निष्कर्ष आधार वाक्य की पुष्टि करे तो वो क्या हो जाएगा? वैलिड आर्गुमेंट। जैसे सभी फल सब्जी हैं, संतरा एक फल है, तो संतरा एक सब्जी है। ठीक है। ये सभी है, ये क्या है? फ्रूट्स हैं या फल है। ये फल क्या है? सब्जी है। ये सभी के सभी फल हैं और सभी के सभी सब्जी हैं। और ये कह रहे हैं कि संतरा एक फल है, तो ये चूंकि सभी फल है तो संतरा इसी में कहीं आएगा, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। तो ये फल क्या हो गया? ये सब्जी है, तो संतरा एक सब्जी है। ये एक वैध तर्क है, क्योंकि ये जो दोनों आधार वाक्य बोले गए हैं, आधार वाक्य दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उन आधार वाक्यों को आपको सत्य मान के चलना है। ये नहीं कहना कि संतरा सब्जी कैसे हो सकता है, ये तो गलत है, तो इस आधार पर गलत कर दे। कॉमन सेंस नहीं लगाना आपको। ठीक है। तो जो आधार वाक्य दिया गया है उसके आधार पर निष्कर्ष की जांच करनी है। अगर निष्कर्ष आधार वाक्य की पुष्टि करता है तो वैलिड आर्ग्यूमेंट है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी आधार वाक्य के आधार पर कुछ निष्कर्ष दे रहा है तो आपको ये देखना है कि उसका जो निष्कर्ष है वो आधार वाक्य की पुष्टि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो एक वैलिड आर्गुमेंट है, आपको मानना है उसको। ठीक वैसे ही इनवैलिड आर्गुमेंट में क्या होता है? निष्कर्ष जो होगा वो आधार वाक्य की पुष्टि नहीं करेगा। जैसे सभी फल सब्जी हैं और संतरा एक सब्जी है, संतरा एक फल है। सभी फल सब्जी हैं, संतरा एक सब्जी है, संतरा एक फल है। ये एक अवैध तर्क है। क्यों? क्योंकि ये आधार वाक्य की पुष्टि नहीं करता है। ठीक है। इसलिए ये एक इनवैलिड आर्गुमेंट होगा। डिडक्टिव आर्गुमेंट को जानने के बाद जो दूसरा आर्गुमेंट होता है वो होता है इंडक्टिव आर्गुमेंट। इंडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है? इंडक्टिव डिडक्टिव आर्गुमेंट में आपने देखा कि हम सिद्धांत से निष्कर्ष की तरफ जाते हैं, हम सिद्धांत से व्यवहार की तरफ जाते हैं। जबकि इंडक्टिव आर्गुमेंट में हम व्यवहार से सिद्धांत की तरफ जाते हैं। व्यवहार का मतलब अनुभव से। अनुभव, जब आप विशिष्ट कोई अवलोकन करते हैं, एक ही अवलोकन जो बार बार होता है, एक ही चीज जो बार बार देख रहे हैं, तो उसको विशिष्ट अवलोकन कहते हैं। ठीक है। तो विशिष्ट अवलोकन विशिष्ट से सामान्य की तरफ, जब कोई थ्योरी बनती है तो उसका जनरलाइजेशन हो जाता है, सामान्यीकरण हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए इसको विशिष्ट से सामान्य की तरफ कहते हैं। जब हम विचार करते हुए विशेष उदाहरणों के द्वारा एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, अथवा एक घटना की बार बार पुनरावृत्ति के आधार पर
उसके संबंध में एक सामान्य धारणा या निष्कर्ष बना लेते हैं। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव आर्गुमेंट। इंडक्टिव, ठीक है। उदाहरणों से सिद्धांत की तरफ जाना, व्यवहार से सिद्धांत की तरफ जाना ही इंडक्टिव आर्गुमेंट है। अब विशिष्ट अवलोकन क्या हुआ? जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो। जैसे आपने देखा कि कौवा ए है वो काला है, कौवा बी वो भी काला है, फिर तीसरा कौवा देखा वो भी काला है, फिर चौथा कौवा देखा वो भी काला है। तो ये हो गया आपका एक विशिष्ट अवलोकन। ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं इसको। और इस आधार पे आपने एक निष्कर्ष निकाला कि सभी कौवे काले होते हैं। तो ये निष्कर्ष क्या अनुमान के आधारित है कि नहीं है? जी सर। अनुमान के आधार आधार पे आधारित है। ये अनुमान आपने लगाया कि जब जितने कौवे देखे सभी काले थे, इसका मतलब सभी कौवे काले होते हैं। लेकिन इसमें ये भी बात नहीं था, क्या इस धरती पे जितने कौवे हैं सब आपने देख लिया है? नहीं देख पाए हैं। तो ये सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो आपने तर्क दिया हुआ है, उस तर्क के आधार पर आप ये देखेंगे कि ये जो निष्कर्ष है या जो आपका तर्क है वो मजबूत है कि कमजोर है। तो चूंकि आपने 4 ऑब्जर्वेशन दिया और बताया कि चारों में सेम रिजल्ट आया है, इस आधार पर हम ये रिजल्ट कह सकते हैं। तो आप कहेंगे ठीक बात है, क्या दिक्कत है? क्योंकि जो आपने ऑब्जर्वेशन दिया है वो ऑब्जर्वेशन विशिष्ट अवलोकन के आधार पे आपने दिया, सामान्य अवलोकन पे नहीं। सामान्य अवलोकन का मतलब एक जगह देखा और बोल दिया कि ऐसा होता है, नहीं। विशिष्ट अवलोकन के आधार पे दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे दूसरा उदाहरण समझिए। राम की मृत्यु हुई क्योंकि राम का जन्म हुआ था। चिड़िया की मृत्यु हुई क्योंकि चिड़िया का जन्म हुआ था। भैंस की मृत्यु हुई क्योंकि भैंस का जन्म हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि व्यक्ति, पक्षी, पशु सभी की मृत्यु हो गई क्योंकि सभी ने जन्म लिया था। तो इसके आधार पे आपने एक सिद्धांत बनाया कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो चूंकि आपका ये सिद्धांत इस विशिष्ट अवलोकन पे आधारित है, तो इस एक मजबूत तर्क है। ठीक है, इसलिए जो इंडक्टिव आर्गुमेंट होते हैं उनको वैलिड या इनवैलिड नहीं कहा जाता है, बल्कि उनको स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट या वीक आर्गुमेंट कहा जाता है। ठीक है, साउंड या अनसाउंड कहा जाता है। मतलब कि ये मजबूत तर्क है या कमजोर तर्क है। कमजोर तर्क तब होगा जब आपका अवलोकन आपके सिद्धांत की ठीक तरीके से पुष्टि नहीं करेगा। ठीक है, तो वो एक कमजोर तर्क हो जाता है। ठीक है, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव में क्या अंतर है? जी सर। ठीक है, इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्गुमेंट दरअसल एक दूसरे के क्या होते हैं? परस्पर संबंध होते हैं, संबद्ध होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े हुए होते हैं, इस चीज को समझिए। मैंने आपको बताया कि जब सिद्धांत से व्यवहार की तरफ जाएं, ठीक है, सिद्धांत क्या हो सकता है? कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत क्या किसी विशिष्ट अवलोकन पे आधारित है या हवा में बना दिया गया है? विशिष्ट अवलोकन पर आधारित है। अवलोकन पर आधारित है। ठीक है, इस सिद्धांत को क्या प्रमाणित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? किया जा Yes, सकता है sir. प्रमाणित। ठीक है, तो जब आप सिद्धांत से व्यवहार की तरफ जाएंगे, व्यवहार का मतलब आपने सिद्धांत से कोई निष्कर्ष निकाला है, तो ये निष्कर्ष चूंकि इसी सिद्धांत से आया हुआ है, तो हम चेक कर सकते हैं कि ये निष्कर्ष इस सिद्धांत का है कि नहीं है, इसकी पुष्टि करता है कि नहीं करता है। अगर पुष्टि कर दिया तो एक वैलिड आर्गुमेंट है ये, अगर पुष्टि नहीं करता है तो इनवैलिड आर्गुमेंट है। ठीक इसके उलट इंडक्टिव में क्या होता है? जो व्यवहार है, व्यवहार का मतलब जो आप देख रहे हैं विशिष्ट घटना या अवलोकन जो सोसाइटी में आप कर रहे हैं, समाज में कर रहे हैं, इस व्यवहार के द्वारा आपने विशिष्ट अवलोकन किया और एक सिद्धांत बना दिया। ठीक है, तो जब आप ये सिद्धांत बनाएंगे तो ये देखा जाएगा कि आपने सिद्धांत किस तरीके से बनाया। अगर वो प्रक्रिया ठीक है तो आप कहेंगे कि जो आपने सिद्धांत बनाने के लिए जो तर्क दिया है वो एक मजबूत तर्क है, एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। और अगर आपकी प्रक्रिया जो आप तर्क दे रहे हैं उसमें वो ठीक नहीं है, उस सिद्धांत के कई सारे अलग अर्थ भी निकल रहे हैं, तो आप कहेंगे कमजोर तर्क है। यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे सिद्धांत से निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं, आप व्यवहार से सिद्धांत की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था टीचिंग एप्टीट्यूड में भी कि हम क्या करते हैं, अपने जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें किताबों को ज्ञान का जरिया मानते हैं।
जबकि जॉन डीवी को याद करिए आप लोग, जॉन डीवी ने क्या बोला था कि जो ज्ञान है वो समाज में है, किताबें समाज से ही देख करके लिखी जाती हैं, चीजों के बारे में इकट्ठा करके लिखी जाती है, लेखक समाज में रहता है। ठीक है। अगर हम किताबों के बजाय ज्ञान की जरिया को समाज को बनाएं, अगर हम समाज में जो अनुभव लेते हैं, जो चीजों के बारे में देखते हैं बचपन से, चाचा नाना काका से बातचीत करते हैं, ठीक है, तो वो जो आपके ज्ञान है, वो ज्ञान आपके अनुभव से आया हुआ है। ठीक है। और जो किताबों में लिखा हुआ है वो किसी दूसरे व्यक्ति ने अपने अनुभव से लिखा हुआ है। तो आप उसके अनुभव को, अपने अनुभवों के द्वारा जो अर्जित ज्ञान है, न सिर्फ उसे सीखेंगे बल्कि उसका विश्लेषण भी कर पाएंगे। ठीक है। और विश्लेषण करना ही चिंतन की पहली शर्त है। चिंतन की पहला शर्त यही है कि आपको विश्लेषण करें चीजों के बारे में, सोचें उस पे, तभी आप चिंतन करेंगे और तभी क्रिएटिव चीजें निकल करके आएंगी। तो व्यवहार सिद्धांत से और सिद्धांत व्यवहार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे का पूरक है। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के सामान्य जो सार्वभौमिक आधार वाक्य होते हैं वो दरअसल इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट से प्राप्त निष्कर्ष ही होते हैं। और इंडक्टिव आर्गुमेंट के जो सार्वभौमिक निष्कर्षों की जो स्थापना की जाती है, उसका प्रयोग डिडक्टिव आर्गुमेंट अपनी तर्क प्रक्रिया में आधार वाक्य के रूप में करके उसको महत्व को स्थापित करते हैं। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे की पूरक हो गए। लेकिन डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्गुमेंट में अंतर क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था उसको और क्लियर कर लीजिए। 3 बिंदुओं पे अंतर होता है दोनों में, डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्गुमेंट में। अगर परीक्षा में पूछे तो एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहला तो वही कि इसमें सिद्धांत या सार्वभौमिक वाक्य से निष्कर्ष की तरफ जाते हैं, और इसमें विशेष घटना का जो हम अवलोकन करते हैं व्यवहारिक जीवन में, उसका इंपॉर्टेंस होता है। जैसे आपने अगर कहीं धुआं देखा तो आपको लगेगा कि वहां पे आग है, तो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, ये आपने स्टेटमेंट दिया। क्योंकि आपने जहां जहां धुआं देखा वहां वहां आपको आग मिली, तो इसके आधार पर आपने सैद्धांतिकरण किया कि जहां जहां धुआं है वहां वहां पे आग हो गई। अब सार्वभौमिक वाक्य बन गया वो, जब आपने ये स्टेटमेंट दिया। और फिर उस स्टेटमेंट के आधार पर जब निष्कर्ष दिया जाएगा कि आग से धुआं निकलता है, तो ये स्टेटमेंट लगेगा हाँ ठीक है, जहां जहां आग होती है वहां वहां धुआं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आग जलती हो तो उससे धुआं निकलता है। तो ये सामान्य से विशेष की ओर, यूनिवर्सल टू पार्टिकुलर, और ये विशेष से समान की ओर। विशेष का मतलब क्या, विशिष्ट अवलोकन से है। पार्टिकुलर टू यूनिवर्स। ठीक है। यह सिद्धांतों से निष्कर्ष आधारित होते हैं, और ये जो होता है क्या होता है, ये जो विशिष्ट ऑब्जर्वेशन होता है, ये निरीक्षण, एक्सपेरिमेंट आदि पे आधारित होता है। अतः अगर सत्य नहीं पाया जाएगा तो जो आपने अनुमान लगा रखा है वो अनुमान निरर्थक हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा अंतर क्या होता है, यदि निष्कर्ष सिद्धांत का अनुसरण न करे तो क्या होगा, वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। अगर सिद्धांत है और निष्कर्ष जो उसका अनुसरण नहीं कर रहा तो हम कहेंगे ये वैध तर्क है या वैध तर्क है। लेकिन इसमें क्या होता है, आगमनात्मक तर्क में, अगर जो ऑब्जर्वेशन आपने किया है वो ऑब्जर्वेशन ठीक तरीके से सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं कर पा रहा है, पुष्टि नहीं कर पा रहा है, तो हम कहेंगे कि आपने जो ऑब्जर्वेशन किया वो कमजोर ऑब्जर्वेशन है, अभी आपको और ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है, उसके बाद सिद्धांत प्रतिपादित करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।